नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के मानगढ़ यात्रा की। मानगढ़ बांसवाड़ा आदिवासियों का एक बड़ा गढ़, उसे हम राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। नवंबर में प्रधानमंत्री जी वहां पे आए थे 2022 में। राष्ट्रीय स्मारक की मांग भी उठी, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। और इस बेल्ट से केवल एक राजस्थान की बात नहीं होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ के आदिवासियों को यहाँ से साधा जाता है। हर पार्टी कोशिश करती है कि उसी बेल्ट से अवसर को भुनाया जा सके। भुनाना मैं इस वजह से कहता हूँ कि मकसद साफ होता और होना चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं करता राजनीतिक दल में। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात केवल राजस्थान की नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी राहुल गांधी की सभा पर। पार्लियामेंट में बहाली के बाद राहुल गांधी की ये पहली पब्लिक मीटिंग होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी कि राहुल गांधी के तेवर कैसे रहते हैं। ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी किस अंदाज में बात करेंगे, क्या कुछ कहने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें बड़े मायने रखेंगी। और मेवाड़ जिस तरह पर वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, ना मानगढ़ और ना मेवाड़ महाराणा प्रताप उस क्षेत्र के हैं। तो एक बड़ी सभा, बड़े मायने हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ भाजपा से आशीष चतुर्वेदी साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, और हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं पहला रिएक्शन आशीष जी से लूँगा। आशीष जी, मानगढ़ धाम, उसका अपना एक महत्व है, किसी से छिपा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक भी क्या लगता है, राहुल गांधी वहीं पे आ रहे हैं और कांग्रेस ने सभा के लिए भी उसी स्थल को चुना है। प्रोग्राम पहले हो चुका था, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में एक और बेनिफिट कांग्रेस को यह मिला है कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है, और उसके बाद का पहला स्पीच राजस्थान की धरा से होगा। तो क्या लगता है आपको इस यात्रा से? योगेंद्र जी, अब चुनाव में बस कुछ ही समय का समय शेष रहा है, और 2 महीने के बाद अब आचार संहिता लग जाएगी, और 3 साढ़े 3 महीने में राजस्थान में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। उस दृष्टि से देखें तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी राजस्थान आ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। और कांग्रेस के बहुत लंबे समय तक प्रस्तावित थी कि इनका कोई बड़ा नेता राजस्थान की सुध ले नहीं रहा है, और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं जयपुर में ही बैठे हुए, उनके भी प्रवास लगभग बंद से हैं। तो देखते हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में स्थिति है, हम तो चाहेंगे कि राहुल गांधी जी अगर वहाँ पे आ रहे हैं मानगढ़ धाम में, तो उनको भीलवाड़ा भी जाना चाहिए, जहाँ पे जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची का जिस तरह से जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया, उसके प्रति भी उनको संवेदना प्रकट करनी चाहिए। और पास में डूंगरपुर में भी एक घटना हुई है जिसमें एक छात्रा का अपहरण करके गैंगरेप किया गया है। और राजस्थान में जिस तरह से महिला सुरक्षा के नाम पर ये सरकार अपने आप को एक कलंक साबित किया हुआ है, उस विषय पर भी राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारे की आवाज़ राजस्थान में भी आनी चाहिए, और कांग्रेस को इस पे अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और जहाँ तक मानगढ़ धाम की बात है, निश्चित रूप से योगेंद्र जी, उसका एक बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। और ये वो धाम है जहाँ पे गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया था और राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च समर्पण किया था। और प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई ये वो केंद्र है जहाँ पे राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र के आदिवासियों का भी लगाव रहा है, और चारों के मुख्यमंत्रियों को मिल बैठ करके कोई ऐसा प्लान सौंपना चाहिए जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। ये वही क्षेत्र है योगेंद्र जी जिसका कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में ही पैनारोमा बना, उसका विकास हुआ। कांग्रेस के कार्यकाल में वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, और कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कहीं कुछ किया नहीं है। भाई बताना चाहिए ना, आपकी 4.5 पौने 5 साल तक की सरकार है, राजस्थान में आदिवासियों की बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन से प्रोग्राम डाले, कल तो हिसाब होना चाहिए। मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाने की बजाय, राजनीतिक प्रत्यारोप करने की बजाय अपनी उपलब्धियां पौने 5 साल की गिनानी चाहिए कि हमने आदिवासियों के लिए क्या क्या कार्य किए। जी चलिए, यहाँ तो क्यों, हमारे सामने तो प्रतीक सिंह जी बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। प्रतीक, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद का ये पहला स्पीच राजस्थान में होगा। तो न केवल राजस्थान, सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं उनके अंदाज पर। दूसरी बात, कुछ सवाल खड़े किए हैं अभी आशीष जी ने,
उनका भी मैं जवाब चाहूंगा। देखिए, मानगढ़ धाम की और गोविंद गुरु की एक अलग वहाँ पे एक पहचान है। उन्होंने एक वो जो संप संप्रदाय है उसको वो चालू किया था, जिसका अर्थ होता है भाईचारा, एकता और प्रेम। और हमारे देश में हमने देखा है कि पिछले दिनों में जो आपसी भाईचारा है, प्रेम है, सद्भाव है, वो ये केंद्र की जो भाजपा की सरकार है उसने खत्म करने का, उसका कत्ल करने का काम किया है। और उसी को स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले। उनका मेन मोटिव था कि जो आदमी और आदमी के बीच में, जो दो इंसानों के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, आपसी भाईचारा खत्म होता जा रहा है, उसको वापस स्थापित किया जाए। अब राहुल गांधी जी वहां आ रहे हैं, वहां आकर के भी वो यही बात को दोहराएंगे कि जो जो सामाजिक सद्भाव इस देश का खत्म होता जा रहा है उसको स्थापित करना चाहिए। मानगढ़ धाम को मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की, प्रधानमंत्री जी जब आए थे उनसे ये अपेक्षा की थी, उनसे गुजारिश भी की थी, वो नहीं करके गए। कोई बात नहीं, जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी हम उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये पूछ रहे थे आशीष जी कि क्या किया है आदिवासियों के लिए, तो मैं गिनाता हूं। अभी हमने 500 रुपए में सिलेंडर देना तय किया, तो उसी प्रोपोर्शन में आदिवासियों को भी 500 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है। यहां का 90% राजस्थान का जो जो रहने वाले लोग हैं, वो उनको 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा है, तो 90% आदिवासी भी उसके अंदर कवर है। आप उसके बाद में आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करेंगे तो वो भी आदिवासियों को मिल रहा है। और अनेकों अनेक टीएसपी क्षेत्र में देखिए, आप मेडिकल कॉलेज की बात करिए, 3 मेडिकल कॉलेज जो जो केंद्र अनुदान देती है उन्होंने नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार ने अपने पैसे से बनाना तय किया। तो बहुत सारे काम किए आदिवासियों के लिए। और आदिवासी नहीं, मैं पूरे राजस्थान की जनता की बात करूंगा। चाहे से इन्होंने 1200 रुपए का सिलेंडर दे दिया, हमने उसको महंगाई से राहत देने का काम किया, हमने चिकित्सा बीमा दिया है। 5 लाख रुपए पे छाती ठोकते हैं प्रधानमंत्री जी अलग अलग स्टेट में जाकर के, यहां बोलने की हिम्मत नहीं बढ़ रही। इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि यहां तो 25 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अब भाजपा के पास ना तो चेहरा है और ना मुद्दा है, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जब भी आते हैं इनके, चाहे बड़े नेता कोई भी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी आए, चाहे इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो आ जाएं या अभी के अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ आकर के झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं करते। अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान पे प्रधानमंत्री का खुद का फोकस है। जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान दिल्ली में वो राजस्थान के सांसदों की बैठक भी ले रहे हैं, और बैठक के अपने मायने हैं क्योंकि टास्क राजस्थान का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री खुद राजस्थान पे फोकस कर रहे हैं। राजस्थान में पिछले, अगर बहुत लंबा समय नहीं है, अगर 2 महीने की भी बात करें तो 3 यात्राएं वो कर चुके हैं, और संभावना है कि आने वाले दिनों में 2 और जल्दी ही कर सकते हैं। अगस्त में भी उनका एक प्रस्तावित दौरा माना जा रहा है कि वो आ सकते हैं। तो ऐसे में सीधा मुकाबला, एक चेहरे की बात पहले ही कर चुके हैं कि कमल का फूल निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। तो राजस्थान पे विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस यहाँ रिपीट करना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि अगर राजस्थान उनके हाथ में आता है तो यहाँ पर जो 25 सांसद 2024 के लिए एक राह थोड़ी सी आसान होगी। पिछले लगातार 2 लोकसभा चुनाव देख लिए जाए, राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र में है, और पार्टी ने, हमने देखा था पिछली बार भी काफ़ी ताकत लगाई थी। बीजेपी जब सत्ता में थी, चुनाव मुहिम चली थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि वो रिपीट करने जा रही है। यहाँ तक दावा था अमित शाह का कि 180 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन शायद जनता ने उस दावे को नकारा। अब चुनावी माहौल एक बार फिर से है। हम देखते हैं कि मानगढ़ धाम को चाहे धार्मिक महत्व बताया जाए, ऐतिहासिक महत्व बताया जाए, लेकिन आज के युग में राजनीतिक महत्व ज़्यादा जिसका है वो कहीं ना कहीं फोकस होती है, और यहाँ से राजनीतिक लाभ ही लिया जाना है। पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, अब चाहे राहुल गांधी का दौरा यहाँ पर किया जा रहा हो, तमाम चीज़ें हैं। हम देखेंगे कि यहाँ से राष्ट्रीय स्मारक की मांग की जाएगी कांग्रेस की ओर से, और कुछ सौगात यहाँ से जरूर दी जाएगी कांग्रेस की ओर से, ताकि एक मैसेज दिल्ली तक भी पहुंचाया जाए। क्योंकि आज का सदन का माहौल भी हमने देखा, सदन में राजस्थान का बाकायदा उदाहरण वहां पर दिया गया और बताया गया कि जिस तरह से देश में महंगाई है, हम राजस्थान की तर्ज पर आम लोगों को राहत देने की कवायद करेंगे। तो जिस स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पार्टी ने यह शायद तय किया है कि वहां पर कुछ ऐसे डिसीजन किए जाएं जिनको दूसरे स्टेट में या फिर दिल्ली तक की जो सीडी है वहां तक एक मैसेज देने की कोशिश हो। और हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान में जिस तरह का क्राइम बढ़ा है, जो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं, बीजेपी जो मुद्दा यहाँ पर अपराध को लेकर बना रही है, पेपर लीक का जो एक बड़ा इश्यू रहा है,
जरूर इस पर फोकस रहेगा कि राहुल गांधी क्या इस पर चर्चा करते हैं। लाल डायरी जैसे इश्यूज और खासतौर से पिछली जो सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमने देखा कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी पर भी हमलावर रहे, तो उनका जवाब किस तरह से राहुल गांधी देते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ये तो कह दिया है कि प्रधानमंत्री के 5 से 6 जो रैलियां हुई हैं उतनी भीड़ इस सभा में वो लाने वाले हैं, लेकिन क्या इतनी सभाओं के जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खड़े किए थे उनके जवाब भी राहुल गांधी दे पाएंगे। तो कई मायनों में फोकस है। राहुल गांधी की सांसदीय बहाल के बाद में आज हमने देखा आवास भी आउट हो गया, उत्साहित है कांग्रेस भी, लेकिन अब राहुल गांधी का अगला स्टेप किस तरह से होगा? क्या वो पहले की तरह जो आक्रामकता उनकी थी वो आक्रामकता रहेगी या फिर दूसरा रास्ता उनका रहेगा? बिल्कुल, सबकी निगाहें उस स्पीच पे होगी कि राहुल गांधी का अंदाज क्या होगा बयान करने का, वो निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोई पब्लिक मीटिंग उनके लिए पहली मीटिंग नहीं है, लेकिन सदस्यता बहाली के बाद की पहली मीटिंग होगी। पहले लग रहा था कि 8 तारीख को हाउस के अंदर जो बिल आया है अविश्वास, उस पर शायद चर्चा वो ही करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे और गौरव गोगोई ने उसकी शुरुआत की। शायद 10 तारीख को राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलेंगे, जिस दिन ही प्रधानमंत्री जी जवाब भी देंगे। तो खैर चलिए, मैं आशीष जी आपके पास में आना चाहूँगा। जवाब अभी आपको प्रतीक सिंह जी ने दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि चुनाव सामने है अभी, तो मुद्दे तो चुनावी होंगे। अब मुझे लगता है कि जिसके जो लगेगा सहूलियत वाला मुद्दा वो उसको वैसे छूने की कोशिश करेगा। आपको लगता है कि क्राइम एक बड़ा फर्टाइल मुद्दा है कि जिसमें बीज डालोगे तो फटाफट फसल पैदा होगी, आप उसको पकड़ोगे। इनको लगेगा कि मणिपुर में या महंगाई पे अगर हम इसको बुनाए जाए इसको, तो इसमें कोई जोत की भी आवश्यकता नहीं है, वैसे ही फसल पैदा होगी, बस वोट की बरसात हो जानी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसमें विकास भी गौण होगा, आपकी योजनाएं भी गौण होंगी। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कुछ सीनियर जर्नलिस्टों से, तो उन्होंने बता दिया विकास सबको मायने नहीं रखता, पब्लिक भी ध्यान नहीं देती उसके ऊपर। करंट इश्यूज क्या चलते हैं और किसकी गहरी छाप हो सकती है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप अभी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर कल कहीं नहीं जा पाते हैं या कुछ चीजें छूटती हैं, आप कहेंगे कि किसान कर्ज माफी पे भी राहुल गांधी बोल के जाते, कल भी मैं कोशिश करूंगा, आप ही को बुलाऊंगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ अपोजिशन में आप हैं, तो आप उससे कैच करेंगे कि राहुल गांधी पे बोलना चाहिए था। और मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी किस तरह के सवाल खड़ा करे, कांग्रेस भी यही करती है, कांग्रेस भी पहले यही कर रही थी जब अपोजिशन में थी। तो बदलाव क्या देखे जनता? देखिए युवेंद्र जी, आपने 2 तरह से प्रश्न किए हैं, मैं 1 बाय 1 जवाब देता हूं। पहला तो आपने कहा है कि ऐसा अधिकतर लोगों का मत है कि विकास एक मुद्दा नहीं है। ऐसा नहीं है युवेंद्र जी, जब विकास होता है और जब आपके जीवन में सुधार होता है और लोग आपके स्वयं के जीवन में सुधार देखते हैं, प्लस बाहर जाते हैं सुधार देखते हैं, जिस तरह से सवाल जो आप सही जगह जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहा लोगों को ऐसा लगता है कि विकास राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा नहीं रहा। नहीं, हमारे लिए तो है, जनता तो चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है, लेकिन देश में जिस तरह से कांग्रेस ने राजनीति की, उसने हमेशा कोशिश की कि वो विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाए। आप कंपेयर कीजिए ना, इनका भी 2004 से 14 का शासनकाल रहा है, वो राजस्थान की जनता ने देखा है। और 2014 से फिर भी कहूंगा, फिर भी आपकी पार्टी के नेताओं को लगता है कि हिंदुत्व ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय विकास के एजेंडे के। देखिए देखना चाहिए, किसी के भी देख लीजिए। एक मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा बहुत सारे मुद्दे होते हैं। मैंने कहा ना, विकास एक मुद्दा है। जब लोग देखते हैं कि जिस तरह से स्टेशनों का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस तरह से इंफ्रा बन रहा है, जिस तरह से डिजिटल नेटवर्क बढ़ रहा है, जिस तरह से देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जिस तरह से देश की जो आज अर्थव्यवस्था है वो 30 नंबर पर पहुंच गई है, तो लोग उसको देखते हैं, ऐसा नहीं है। और लोग देख करके ही, आप देखिए 2019 में जब मोदी जी को दोबारा चुना तो विकास निश्चित रूप से एक मुद्दा था और आगे भी ये मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार इस पर काम करती है। जहां तक राजस्थान के मुद्दों की बात है योगेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जनता के मुद्दे जो होते हैं ना, वो जनता तय करती है, राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करती हैं। अगर अपराध मुद्दा है और नाकामी है इस सरकार की, तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसा लगता है अशोक गहलोत जी को कि हमारी सरकार ने क्राइम के मैटर पे बहुत अच्छा काम किया, तो जनता के बीच में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारी 4.5 साल की पौने पांच साल की सरकार ने अपराध राजस्थान में लगभग समाप्त कर दिया है। यहाँ पे अपराधी एकदम डरे हुए हैं, जनता जवाब दे देगी। स्थिति यह है कि अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है, तो जनता को दिख नहीं रहा है। क्या आप महिला अपराधों की बात कर लें, आप जिस तरह से गैंगवार चल रहा है, गैंगस्टर चल रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है।
केवल अपराध मुद्दा नहीं है, पेपर लीक राजस्थान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से विधानसभा में झूठ बोलते हैं, जिस तरह से नौकरियों की उन्होंने घोषणा की, 4.25 लाख की घोषणा तो विधानसभा में कर चुके हैं और दी उन्होंने मात्र लाख भी नहीं है। तो यही हो रहा है ना भाई, आप बताइए ना, आपने जो विधानसभा में की क्या आपने पूरी की? जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक के अंदर जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं का नाम आ रहा है, जिस तरह से आरपीएससी के मेंबर जेल में, 2 आरपीएससी के मेंबर जिन्होंने नियुक्त किए वो संदेह के घेरे में, तो क्या मुद्दा नहीं है? निश्चित रूप से मुद्दा है। जब 80 लाख बेरोजगारों की फौज राजस्थान में बैठी हुई है तो क्या बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह से ये बार बार महंगाई की बात करते हैं, अरे भाई आप देखिए, केंद्र सरकार ने 2 बार एक्साइज कम कर दी, एक बार 13 रुपए, एक बार 10 रुपए। आपने वेट के नाम पे कुछ कम नहीं किया। अरे आप राहत दे सकते हैं, आपको राहत कैंप चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ऑर्डर जारी करना है कि आपको जो वेट की दर है उसको कम करनी है, लेकिन वो आप कर नहीं रहे। बिजली आप सर्वाधिक महंगी दे रहे। अरे पता कीजिए ना योगेंद्र जी, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में सरकार ने 3000 करोड़ रुपए तो सरचार्ज ले लिया, फ्यूल का सरचार्ज। इनको शर्म ही नहीं आ रही है? बताइए आप जाएंगे कहाँ? लोगों से पूछिए, लोग कहते हैं कोई राहत नहीं दे रहा है, हमको झूठ बोल रहा है बोला मुख्यमंत्री राजस्थान का, ये बोलते हैं लोग। बताइए आप, पाप लगेगा इनको? नहीं वो तो देखिए, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा वो जनता तय करेगी। हमको जनता पे छोड़ना चाहिए योगेंद्र जी, जनता पे छोड़ना चाहिए, जनता तय करेगी। और दिसंबर में चुनाव है, पता पड़ जाएगा इनको। जी प्रतीक जी, देखिए, झूठ बोलने का जो तरीका बीजेपी वालों का होता है वो बड़ा गजब है, बड़ा ही गजब है। अभी बात कर रहे थे बेरोजगारी की। संसद के अंदर अभी 20 जुलाई को जवाब दिया है केंद्र सरकार ने कि राजस्थान में बेरोजगारी दर मात्र 4.7% है। उसके ऊपर हरियाणा है, उसके ऊपर गोवा है, उसके ऊपर मणिपुर है, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश है। ये संसद में इन्हीं की सरकार ने जवाब दिया है। और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने सवाल किया था राज्यसभा के अंदर 20 जुलाई को, जाकर के पता कर लीजिएगा। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि एक बार 10 रुपए कम कर दिए एक्साइज ड्यूटी में, एक बार 13 रुपए कम कर दिए। अब सच में बता देता हूं, 2014 के अंदर पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपए और डीजल के ऊपर थी 3 रुपए, जो आज बढ़ा करके 28% कर दी गई है। उसमें कोई कमी नहीं करी, 28 रुपए। और पिछले दिनों के अंदर 3 महीने में लगभग 40% कच्चा तेल सस्ता हुआ है, तो भी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए। अब इनसे पूछ लेता हूं, जो 2014 के अंदर ये वादे करके आए थे, तो क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या गंगा साफ हो गई? क्या सिलेंडर सस्ता हो गया? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या आप बात तो करना ही नहीं चाहते हो, आप हमेशा मुद्दों से भटकाना चाहते हो। आप बोल रहे हो ना केंद्र की स्कीम पे चुनाव लड़ेंगे, बताइए आकर के राजस्थान में कि ये सारे वादे पूरे हुए क्या विदेश से काला धन आ गया? क्या नोटबंदी करी थी उसके बाद में कैश फ्लो कम हुआ कि बढ़ा? सारी बात बताइए। ये क्या आप देखिए, काले धन की जमाखोरी डबल हो गई विदेशों के अंदर, कैश फ्लो डबल हो गया, सिलेंडर के दाम 3 गुने हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुने हो गए। पता नहीं कौन सी वाहवाही बगेरते रहते बीजेपी वाले आकर के, सिर्फ झूठ बताते हैं और इनके तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये आशीष जी अभी आपके चैनल में बता रहा हूं कि ये बता जाए कि 2 बार एक्साइज ड्यूटी अगर कम हुई हो तो ये जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। अनिल, क्या लगता है आपको कि आईना दिखाना एक दूसरे को और ये भी सावधान करना है कि कम से कम आप ऐसा मत बोलो, आप भी एक ही तरह के, हम भी एक ही तरह के? बिल्कुल, आईना देख लीजिए ना। एक्साइज ड्यूटी का जिक्र हुआ लेकिन वेट का नहीं हुआ कांग्रेस की ओर से। नहीं, वैट मैं बता देता हूं, वैट जो 2013 के अंदर, 2014 के अंदर, 2018 के अंदर जो था, वैट वही है। 1% भी वैट नहीं बढ़ाया गया। वही जो वसुंधरा जी के टाइम पे था, वही वैट स्थिति आज भी है। देखिए, राजनीति में जो है ना, अपना बेनिफिट दे। वैट बढ़ा है? नहीं, वैट नहीं बढ़ाया। कोविड के दौरान दोनों पे बढ़ा, कम कर लिया, वो कम कर दिया था वो। फिर पूरा उसके बाद नहीं में किया, पूरा उसके बाद नहीं, उसके बाद पूरा कम किया है। पूरा जितना बढ़ाया था उतना कम किया है। जनता को राहत नहीं मिल रही योगेंद्र जी, सबको पता है। आप भी दे दीजिए, दोनों तरफ से दे दीजिए राहत। देखिए, और योगेंद्र जी, एक्साइज ड्यूटी जब कम होगी ना तो वैट उसके प्रपोर्शन में अपने आप कम हो जाएगा। जैसे ही एक्साइज ड्यूटी कम होगी, वैट तो उसके प्रपोर्शन में अपने आप ही कम हो जाएगा ना। तो एक्साइज ड्यूटी कम कीजिए, वही कर दीजिए 2014 वाली, तो एक्साइज अपने आप ही कम हो जाएगा। अच्छा, कच्चा जो तेल सस्ता हुआ है, कच्चा तेल सस्ता हुआ है, वो कम कर दीजिए। चलिए बताइए, कच्चा $70 है, $70 है। आप खोलो, अभी खोलो, आप $70 है। अरे खोलो ना, मोबाइल खोलो, आप बताओ 2 बार कब एक्साइज ड्यूटी कम करिए। यहाँ आकर के झूठ बोलते और बोलते पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जनता के हित शायद गौण है, बातें जनता के हित मैं वही कह रहा था। और अक्सर सवाल दूसरी पार्टी पर उठते हैं। हमने देखा कि नोटबंदी के दौरान लाइन लगी तो कांग्रेस ने आवाज उठाई,
अब राहत कैंप में अगर कुछ लाइन लगी है तो बीजेपी ने कहा कि जनता को लाइनों में लगा दिया, अब टमाटर के लिए लाइन लग रही है। अब सवाल ये कौन उठाए? नहीं तो जनता लाइन में लगी रहती है, जनता को ये बड़ी benefit बात चाहिए। मान के चले, कोई ये नहीं कह रहा कि टमाटर खाइए, क्यों खा रहे हो टमाटर? अब तो एप्पल ही सस्ती रहा, वो कहा खा है, कई लीजिए। बीजेपी के नेताओं ने कहा है। खैर चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। खैर राहुल गांधी की यात्रा है, सबका फोकस है उस पे कि वो क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ निकल कर के आता है, क्योंकि चुनावी शंखनाद का एक बड़ा आगाज होगा राहुल गांधी की सभा के जरिए। 1.5 महीने बाद में राजस्थान सहित जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वो आचार संहिता लगेगी, ऐसा माना जा रहा है। खैर, तो एक एक बड़े नेता की सभा उस पार्टी के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री आते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सभा होती है उनकी। राहुल गांधी आएंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण। दूसरी पार्टी का अगर कोई नेता सभा करेगा तो उसके अपने एक मायने होते हैं राजस्थान की सियासत को लेकर के। तो ये पारा इसी तरह से चढ़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।